हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की बात कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी की है। और आज हम बात करने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है? तो जो आपकी शेप होती हैं, बॉडी या ऑब्जेक्ट की जो शेप होती हैं, उस शेप के अकॉर्डिंग ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दैट मीन्स जैसे कोई स्ट्रेट वायर है आपके पास में, तो उसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अलोंग दी लेंथ। और अगर कोई आपके पास में कोई एरिया है, जैसे ये बोर्ड है, इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वो कैसे होगा? अलोंग दी एरिया। या फिर जैसे आपके पास में कोई ये वाली बॉडी है, देख लीजिए, इसके जो शेप है वो ध्यान से देखिए। ये एक कितने सरफेस हैं इसके, उस सरफेस के हिसाब से इसमें वॉल्यूम होता है, तो इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सारे सरफेसेज के ऊपर होगा टोटली। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूमेट्रिक होगा। अब ये होता कैसे है? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि हमने एक कंडक्टर वायर लिया इस तरीके से। ये लीजिए, एक कंडक्टर वायर लिया हमने इस तरीके से। ये हमारे पास कोई वायर है और इस वायर के ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, पॉजिटिव चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इसके ऊपर। तो जैसे ही हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और रिपेल करते हैं तो मतलब एक दूसरे को दूर बाहर की तरफ धकेलते हैं। सपोज करते हैं, जैसे सपोज करते हैं, ध्यान से देखिए आप, इमेजिनेशन ही फिजिक्स है। बार बार मैं एक ही बात बताता हूं आपको, इमेजिनेशन ही फिजिक्स है। इमेजिन कीजिए और अपने माइंड में एनालिसिस कीजिए, सॉल्यूशन अपने आप निकल के आएगा। ये देखिए, यहां से जैसे इसी को मैं एक थोड़ा बड़े रूप में दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये ऐसा है, इस तरीके से है, ठीक है। इसकी थोड़ी बड़ी इमेज बना दी मैंने। जैसे ही हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसके ऊपर जैसे ही चार्ज लेके आए, ऐसे लेके आए हम लोग, जैसे ये है, ऐसे 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 ये चार्ज है ऐसे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये क्या करेगा? ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये इसको धकेल रहा है, ये इसको धकेल रहा है, ये इसको धकेल रहा है, ये इसको धकेल रहा है। मतलब ये सारे एक दूसरे को ऐसे धकेल रहे हैं। अब धकेल रहे हैं तो ये चार्ज क्या करेंगे? दूर दूर हटना शुरू हो जाएंगे और वहां तक हटते चले जाएंगे जहां तक कि इनके ऊपर एक दूसरे का रिपल्सन कम ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए, वहां तक ये हटते चले जाएंगे। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये हटते हटते इस पोजीशन में आ गए। ये अपने आप ही ऐसा करते हैं, हमें इनको ऐसा करवाने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप ही ऐसा करते हैं क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है। जैसे मान लीजिए ऐसे आ गए ये, जैसे देख लीजिए इस तरीके से ये अपने आप ही अपने स्पेस, अपनी जगह को इन्होंने ढूंढ ली। अब देखिए इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, मतलब इन चारों के बीच में, ऐसे ही इन चारों के बीच में, मतलब इक्वल बनी हुई है। इक्वल बनी हुई है तो इनके बीच का जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उस केस में ये एकदम स्टेबल हो जाएंगे, अपनी जगह पे एकदम रुक जाएंगे। फिर ये ना तो ऊपर मूवमेंट करेंगे, ना नीचे मूवमेंट करेंगे, ना दाएं करेंगे, ना बाएं करेंगे, किसी भी साइड में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से अपने आप ही अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और एक पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर अपने आप को पॉइंट चार्ज की तरह स्टैब्लिश कर लेते हैं। ऐसा सिस्टम ऑटोमेटिकली इसके अंदर होता है क्योंकि इसके नेचर की वजह से ऐसा होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आप, जैसे हमारे पास, हमने इसको चार्ज दिया और वो चार्ज इसके ऊपर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये लीजिए, इस तरीके से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, नजर आ रहा होगा आपको। अगर ऐसा हुआ तो ये जो चार्ज है, जितने भी इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये चार्ज जो है ये एकदम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुके हुए नजर आते हैं और इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है। कोई भी फोर्स इनके बीच में नहीं लगेगा और नेट फोर्स की वैल्यू भी जीरो आएगी। अब देखिए, अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें इसमें, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलें
तो मैं एक प्रॉपर्टी और बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको इसके साथ साथ। सपोज कीजिए कि मेरे पास में ये डस्टर है, इस डस्टर को मैंने चार्ज दिया, तो वो चार्ज जो है वो इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस, मैंने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया और उसके बाद में मैंने इसके अंदर एक होल निकाल दिया, और उस होल के अंदर मैं किसी भी मतलब ग्लास रोड को या किसी भी मटेरियल को मैं चार्ज करके और उस रोड को इसके अंदर डाल देता हूँ, इस होल के अंदर, और फिर मैं दोबारा चेक करता हूँ किससे, इलेक्ट्रोस्कोप से। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, चार्ज को मेजर करता है। तो मैं इलेक्ट्रोस्कोप को उसके अंदर लेके गया, होल में लेके गया, तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला, नो चार्ज। अब उसी इलेक्ट्रोस्कोप को अगर मैं इस सरफेस पे लेके आता हूं तो चार्ज डिटेक्ट होता है, यहां लेके आता हूं, यहां लेके आता हूं, हर जगह लेके जाता हूं तो चार्ज डिटेक्ट होता है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सरफेस पे ही होता है और अंदर की साइड में नहीं होता। अब अंदर क्यों नहीं रुके वो चार्ज, ये भी सोचने वाली बात है। अंदर इसलिए नहीं रुके क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन था, और रिपल्सन था तो वो चार्ज जो है वो रिपल्सन की वजह से वो कहां तक जाने की कोशिश करेंगे, वो इन्फिनिटी तक जाने की कोशिश करेंगे, और वो उस होल से बाहर निकल के इस सरफेस के ऊपर आ गए। अब उनको आगे जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो वो यहीं पर अपने आप को सेटल्ड कर लेंगे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था उस तरीके से। अगर हम इससे कोई कंडक्टर जोड़ के और ले जाएं कन्याकुमारी तक, तो वो चार्ज कन्याकुमारी तक चले जाएंगे। मतलब वो तो हमेशा कहाँ जाना चाहते हैं, वो तो इन्फिनिटी तक जाना चाहते हैं, तो मतलब उसका मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी उनके पास जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए वो अपने आप को सेटल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये बात हमें इसके अंदर समझनी है। अब ध्यान से सुनिए आप, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी सिचुएशन के अंदर चार्ज जो है वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो आप उसको कैसे मेजर करोगे, मतलब उसके पीछे पीछे जाओगे क्या, आप नहीं जा सकते हम लोग। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट लेंथ के लिए चार्ज को मेजर करेंगे। क्या करेंगे, पर यूनिट लेंथ के लिए चार्ज को मेजर कर लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा। फिर वो कितना भी लंबा वायर क्यों ना हो, कितनी भी लेंथ का क्यों ना हो, उसके हिसाब से हम उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें उसके ऊपर पता लग जाएगा। तो ये सिस्टम हम इसके अंदर लेते हैं, तो इसी को हम सोल्व करेंगे। तो इस टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी। नंबर 1 लगाया मैंने यहाँ पे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं लैम्डा, मतलब लैम्डा बोलते हैं। और लैम्डा इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी पर यूनिट लेंथ के अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पर यूनिट लेंथ के अंदर जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको हमने लैम्डा से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया, लैम्डा से, क्योंकि पूरा चार्ज तो हमने मान लिया कितना है, क्यू है, तो पूरे चार्ज का तो एक साथ मेजरमेंट हो नहीं पाएगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे, पर यूनिट लेंथ के लिए हम लोग सिंबल ले लेंगे, ठीक। अब देखिए, सपोज कीजिए कि हमें इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, या चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो उस केस में हमने क्या किया, एक डीएल लेंथ का, यहां से यहां तक है, एक छोटा सा डीएल लेंथ का सेगमेंट ले लिया। क्या ले लिया, डीएल लेंथ का सेगमेंट। अब ऐसे ही डीएल लेंथ के सेगमेंट इसके अंदर बहुत सारे होंगे, और उन सबको एक डीएल लेंथ के सेगमेंट के लिए हम चार्ज निकाल लेंगे और उसकी डेंसिटी भी निकाल लेंगे, और फिर उसको हम जितनी भी डीएल लेंथ के पार्ट में वो बटा हुआ है उसके साथ में उसको एक साथ जोड़ देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे, तो कंप्लीट डेंसिटी हमारे पास में निकल के आ जाएगी। डीएल लेंथ ले लिया और मान लिया कि इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो है dq, कितना है, dq। इस तरीके से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब अगर हम इसको डिनोट करें और दिखाएं तो देखो, अगर यहाँ पे 1 मीटर में, अभी मैंने बताया था 1 मीटर में चार्ज डेंसिटी कितनी है, 1 मीटर में 1 लैम्डा, 2 मीटर में 2 लैम्डा, 3 मीटर में 3 लैम्डा, 4 मीटर में 4 लैम्डा, तो n मीटर में n लैम्डा। तो डीएल मीटर में सिमिलर प्रोसेस लगेगा, डीएल लैम्डा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे चार्ज ऑन डीएल,
यहां पे देखिए, सिंस अकॉर्डिंग टू डायग्राम चार्ज ऑन डीएल, चार्ज ऑन डीएल कितना होता है? चार्ज ऑन डीएल आपके पास में है dq, अभी अभी बताया मैंने आपको, चार्ज ऑन डीएल कितना है? dq, ठीक है। तो अगर स्मॉल लेंथ है आपके पास में, कितनी है स्मॉल लेंथ, कितनी? dl, तो उसके लिए अगर हम चार्ज निकालें या डेंसिटी निकालें तो उसको कैसे लिखेंगे? अभी अभी मैंने बताया था n लैम्डा dl लैम्डा। सो वेरी स्मॉल लेंथ dl के लिए, सिंस वेरी स्मॉल लेंथ dl कितनी है? स्मॉल लेंथ dl, चार्ज विल बी, तो हम लोग लिख देंगे dq इज इक्वल्स टू, चार्ज कितना लिया इसके ऊपर? dq, और वो किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी के अकॉर्डिंग लैम्डा इंटू डीएल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो गया? लैम्डा इंटू डीएल। ये एक इक्वेशन निकल के आई आपके पास। 1 मीटर 1 लैम्डा, 2 मीटर 2 लैम्डा, 3 मीटर 3 लैम्डा, 4 मीटर 4 लैम्डा, n मीटर n लैम्डा, dl मीटर dl लैम्डा, वही लिखा है मैंने। समझ गए? इज दैट क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको दिखाएं तो आपके पास में लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी अलोंग दी लेंथ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? dq ओवर dl, ये आ गई आपके पास, ठीक है, dq ओवर dl। अब देखिए, सुनिए और समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो एक पॉइंट चार्ज के लिए लागू होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो भी तो पॉइंट चार्ज ही बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? क्योंकि उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो जीरो हो चुका है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो अपनी एक पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर जाके सेटल्ड हो गए हैं। तो ये सब पॉइंट चार्ज है। तो इनमें देखिए, इस चार्ज के लिए निकालें, इसके लिए निकालें, इसके लिए निकालें, इसके लिए, सबके लिए निकालें और फिर उनको एक जगह जोड़ दें, तो क्या निकल जाएगी? इस पूरे कंडक्टिंग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी आपके पास, अलग अलग चार्ज के लिए। तो अगर हम इस dq वाले के लिए निकाल लें, इस dq चार्ज के लिए निकाल लें और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें लेंथ के अकॉर्डिंग, कितनी लेंथ है, कहाँ से कहाँ तक, तो हमारे पास कंप्लीट जो कंडक्टर वायर है उसके लिए निकल जाएगी, वो उसकी पूरी लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। लेकिन अगर इस चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो चार्ज अगर सेगमेंट है, स्मॉल चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल ही बनेगी। सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो देखिए कैसे करनी है आपको। सिंस वी नो दैट, यहाँ से देखिए, सिंस वी नो that the electric field due to dq charge is de वेक्टर मान लिया। कितना मान लिया? de वेक्टर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, de वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट डॉट चार्ज कितना है आपका? चार्ज आपका dq है, ये लीजिए dq ओवर r स्क्वायर। अगर यहाँ हम कोई पॉइंट लेते हैं इस जगह से इसके बीच में और इसकी डिस्टेंस मान ली हमने r, ये कोई पॉइंट है p आपका, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं आप, ठीक है। अब ये आ गया। अब dq की वैल्यू क्या है? यहाँ से लैम्डा इंटू dl वैल्यू पुट कर देंगे, तो de इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, ये क्या आ गया? हाँ, लैम्डा इंटू dl अपॉन r स्क्वायर, ये चीज आ गई आपके पास।
अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना है बाद में दिखा देंगे, एक बार ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम कंप्लीट लेंथ के लिए निकालें तो हम लोग क्या करेंगे, E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन DE, और जितनी लेंथ है उस लेंथ के लिए, ठीक है। देन E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन L, और ये DE की वैल्यू डाली यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर। अब कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लिया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट यहाँ से इंटीग्रेशन L और DL अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास में निकल के आ गई। इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या बनेगा, वेक्टर E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट इंटीग्रेशन L और DL वेक्टर, लेंथ सेगमेंट भी हमेशा वेक्टर होता है, DL वेक्टर अपॉन R स्क्वायर R कैप, ये बन गया आपका वेक्टर फॉर्म। ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखो आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारा किसका, लेंथ से रिलेटेड काम। अब अगर हमारे पास में कोई एरिया गिवन है, देखो कैसे करना है आपको। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे एरिया के लिए, ये लीजिए इरेज कर दिया हमने, और अब की बार एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम डिनोट करते सिग्मा से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एरियल डेंसिटी भी बोल सकते हैं, और ये पर यूनिट एरिया में ही लेनी है, जैसे उसको पर यूनिट लेंथ में लिया था आपने। अब देखिए, अगर हम एक एरिया लें यहाँ पे, ये लीजिए एक एरिया ले लिया हमने यहाँ पे, इस तरीके से एरिया आया आपके पास, ये इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और यहाँ से एक P पॉइंट है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस R ले ली हमने, आपको पता है क्यों लेनी पड़ेगी, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस लगाएंगे, उसमें लेंथ के लिए लगाया था, इसमें एरिया के लिए लगा देंगे, कुछ डिफरेंस नहीं करना है हमें। तो देखिए आपके पास में चार्ज डेंसिटी कैसे आ जाएगी। हमने माना कि यहाँ पे एक स्मॉल एरिया है, जिस एरिया को हमने डिनोट कर दिया यहाँ पे ds से, और ये जो इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिनोट कर दिया dq से, ठीक। तो वही चीज हम अप्लाई कर देंगे, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे जो अभी हमने लेंथ के लिए पढ़ा था। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसको हम क्या करेंगे, हमारे पास में फॉर्मूला जो निकलेगा उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं चार्ज dq ऑन ds, चार्ज dq ऑन ds इज इक्वल्स टू, कितना लिखेंगे आप डेंसिटी की फॉर्म में, तो डेंसिटी की फॉर्म में आ जाएगा सिग्मा इंटू ds, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब स्मॉल पॉइंट चार्ज, इसमें भी पॉइंट वाले चार्ज हैं, और उसको भी हमें वही सिस्टम अपनाना है। फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। सेम प्रोसेस लगाएंगे हम, स्मॉल सेगमेंट है तो DE इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। DE इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, अब चार्ज कितना है dq अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और अब उस dq की वैल्यू अगर हम निकालें, सॉरी ये है ऑन ds, और यहाँ से dq इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। ये निकालें तो हमारे पास में क्या आएगा, सिंस dq इज इक्वल्स टू सिग्मा ds, और यहाँ से देखिए सिंस क्यों हुआ ये, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा dq अपॉन ds होगा,
इस वजह से इसको हमने यूज में लिया। ये वैल्यू हम पुट करेंगे, देन डी ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट यहाँ से सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के लिए निकालेंगे तो ई ए, इसका एरिया मान लिया हमने ए, तो ई ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यहाँ से ए और डी ई को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे एरिया के लिए, तो बनेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे, देन ई ए इज इक्वल्स टू यहाँ से 1 को भी छोड़ दीजिए, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट बाहर आ गए, और डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ये एरिया में आ गए, ये वैल्यू है। इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि सेगमेंट एरिया भी वेक्टर होता है, तो डी एस वेक्टर लग जाएगा इनटू आर कैप, और यहाँ से ई वेक्टर लग जाएगा। ये वाली चीज आ गई आपके पास। अगर आप चाहें तो मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ, इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं ई एरिया इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट इंटीग्रेशन ए और डी एस वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये इसकी वेक्टर फॉर्म बन गई है आपके। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक डस्टर का जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने बताया था कि सारे सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसको हमने यहाँ पे एक स्फेयर से लिया है, स्फेयर के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग लिया है। एक स्फेयर है हमारे पास में, उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए हमने इसके सेंटर से एक कोई पी पॉइंट ले लिया जिसकी डिस्टेंस r है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो प्रोसेस मैंने यूज में लिया है वो सिमिलर है, कौन से, जो लेंथ की डेंसिटी के लिए लिया था हमने और एरिया की डेंसिटी के लिया था, वही प्रोसेस हमने यहाँ पे काम में लिया है। सिमिलरली DQ एक सेगमेंट ले लिया, जैसे यहाँ पे ही ले लिया, मान लीजिए इस तरीके से DQ, और DV वॉल्यूमेट्रिक है, ये DV है आपका और इस पे चार्ज है आपका DQ, ऐसे दिखा दिया हमने। तो उसको हमने डिनोट किया क्योंकि जो पर यूनिट वॉल्यूम की जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, उसको रो से डिफाइन किया है, रो इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DV, मतलब कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज यहाँ पे दिया गया है उसको उसकी डेंसिटी बोलेंगे। ठीक, अब इस चीज को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, DQ की वैल्यू निकाल दी, ये आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया सेगमेंट के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और DQ अपॉन आर स्क्वायर। अब DQ की वैल्यू डाल दी तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन गया है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रो DV अपॉन आर स्क्वायर। अब कंप्लीट के लिए निकालेंगे, तो कंप्लीट वॉल्यूम के लिए तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे वॉल्यूम के लिए, DE को, ये सिंगल के लिए आई थी, इस छोटे से सेगमेंट के लिए, सेगमेंट वॉल्यूम के लिए, और DE की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ से उठा के ये। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी को हमने बाहर ले लिया क्योंकि इनका इंटीग्रेशन होगा नहीं, और ये यहाँ से हमने इसको दिखा दिया। ये एक फॉर्म बन गई है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो नीचे वाली फॉर्म में हम इसको दिखा सकते हैं। ज़्यादा इसमें बताने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो मैं आपको फर्स्ट जो लेंथ वाला जो डेंसिटी के बारे में बताया था मैंने आपको, लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मैंने इनके बारे में जो भी चीज़ें बताई थी वही कॉन्सेप्ट तीनों के अंदर लागू होते हैं, और उसी को फॉलो करते हुए हमने इसको सोल्व किया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कुछ एक अलग टॉपिक लेके आएंगे, डाइपोल से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा, और दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन डाइपोल होती हैं, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। और आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक और एक अच्छी नॉलेज के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू एवरीबॉडी।